वेलकम एक नई वीडियो के साथ। ये एनसीईआरटी 2023 के लिए यूपीएससी पैटर्न्स यूपीएससी पीटी के लिए ये ज़रूरी है। 2023 का जो 28 मई का होने वाला है। तो ये एनसीईआरटी 12th स्टैंडर्ड की है, 12वीं क्लास की हिंदी में। और जो एनसीईआरटी ये है कक्षा 12 के लिए इतिहास की भाग 1। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर पढ़ते हैं इसको एनसीईआरटी को कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं। तो शुरुआत होती है तो विषय 1 से होती है इसकी। तो टॉपिक है इसका ईंटें, मन के अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता की। तो शुरू करते हैं। हड़प्पा जो है संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो ये कह रहे हैं मोहर जो है, ये मोहर जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मोहर। ठीक है। तो ये इस पे ये बना हुआ है, बैल बना हुआ है जिसको सांड भी बोलते हैं। तो एक सींग वाला ये सींग है इसका। ये कुछ आकृतियाँ हैं, कुछ लिखा हुआ है। ये लिखावट है इसकी, जो लिखावट को अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है। तो यही बात हो रही है कि सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र हैं तथा एक ऐसी लिपि के चित्र उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो जानवरों के ये मोहर बता रहे हैं कि मोहर जो मिली है उस मोहर पर, जो मोहर है उस पर जानवरों के चित्र हैं। और जानवरों के चित्र के साथ साथ कुछ लिपि मिली है जिसको अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें इस पर ये एनसीईआरटी जो 12 क्लास की है, जो पहला चैप्टर है वो बात ये कह रहा है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवास और मृतभांड, आभूषणों, औजारों तथा मोहरें, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से जानकारी मिलती है। लेकिन तब भी हम इस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। फिर भी इस लिपि के अतिरिक्त भी हम पढ़ नहीं सके इस लिपि को। लेकिन फिर भी बहुत सी जानकारी हैं जो हमारे पास, जो इस बात की जानकारी देती हैं कि उनका जीवन किस तरीके से था। ये सारी बातें जो है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि आवास, मृतभांड, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो ये साक्ष्य हमारे पास हैं जिसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि आखिर में उस समय की क्या क्या चीज़ें हमारे पास उपलब्ध थी, वो कैसे उनका जीवन था, क्या जीते थे। तो ये कैसे मालूम पड़ता है? मृतभांड हो गए, कुछ बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, औजार हो गए, इत्यादि चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है। अब कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। तो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाएगी, ये बात इस बारे में होगी। कैसे व्याख्या की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी जानकारी से परे हैं। सही बात है, ये हड़प्पा ही मोहर है। बहुत सी जानकारी आज भी नहीं है क्योंकि उस लिपि को हम पढ़ नहीं सके। जब लिपि को पढ़ नहीं सके तो उस समय की जानकारी नहीं मिल रही। लेकिन वहाँ छोड़ी गई चीज़ों के माध्यम से, जैसे आभूषण, मृतभांड, औजार हो गए, इनके माध्यम से ही हम जानकारी ले पा रहे हैं कि आखिर में उस समय के लोग कैसे जीवन जीते थे। और वास्तविकता भी यही है। तो ये कह रहे हैं निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है कि हमेशा रहें। हाँ, ये भी हो सकता है। पारिभाषिक शब्द और स्थान और काल के बारे में ये क्या कह रही है, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूहों से करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। तो पुरातत्वविद जो होते हैं वो संस्कृति शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं कि पुरावस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरावस्तुओं से मोहरें, मन के बाट, पत्थर के फलक और पकी ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती हैं, जैसे एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता का नामकरण जो हुआ है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर
जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम से किया गया है। तो ये हड़प्पा जो नाम दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा का नाम जो दिया गया है, जो पहली बार ये संस्कृति खोजी गई थी, पहली बार यहाँ पे खुदाई हुई थी। खुदाई के दौरान वहाँ चीज़ें प्राप्त हुई और इन चीज़ों के आधार पर उस स्थान पर जहाँ स्थान जो था, स्थान हड़प्पा था, तो उसी के नाम पे ये पूरी सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो इस तरीके से नाम जो हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, क्योंकि जो खुदाई हुई थी हड़प्पा नामक स्थल पे हुई थी। तो हड़प्पा नामक स्थल से जहाँ ये संस्कृति पहली बार खोजी गई, इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। इसका जो काल निर्धारण है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक रखा गया है। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले बाद में सभी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जैसे जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहते हैं। इस क्षेत्र में सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। तो ये ऐसा मान रहे हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उससे पहले और बाद में भी कुछ संस्कृतियाँ थी, तो उनको ये नाम दे रहे हैं उत्तरवर्ती और परिवर्ती, या आरंभिक या परिवर्ती हड़प्पा कह रहे हैं। इन संस्कृतियों से ये बात कह रहे हैं कि इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा भी बोल देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक विकसित हड़प्पा सभ्यता भी उन संस्कृतियों से अलग करने के लिए विकसित हड़प्पा सभ्यता भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले अगर बीच में हड़प्पा सभ्यता माने तो आगे भी कुछ संस्कृति रही, पीछे भी रही। तो ये कहना है कि इसको क्या नाम दें, तो उन्होंने बताया कि इसको बोलते रहे विकसित हड़प्पा संस्कृति। आगे देखते हैं क्या है कि ये इसका एक मैप है, जैसे ये मांडा हो गया, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और सिंधु, ये 5 नदियाँ हैं। तो यहाँ जो स्थान दिखाए गए हैं कि कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ पे हैं, ये राखी गढ़ी है, बनवाली है, कालीबंगा है, गंगा यमुना, ये गंगा बह रही है, ये यमुना है, ये गंभीरी लाल है, ये सिंध है, ये मोहनजो, जितने भी ये पॉइंट आउट किए गए हैं, काले जो बनाए गए हैं, ये काला निशान बनाया गया है। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे ये हड़प्पा स्थल थे। ये धोलावीरा हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, ये सारे हड़प्पा के स्थल हैं। तो आगे देखते हैं क्या करें। अंग्रेजी में ये बता रहे हैं कि कालों का निर्धारण कैसे होता है, साइड में लिखा हुआ है काल निर्धारण है, इसको काल निर्धारण बोल सकते हैं, काल निर्धारण। तो अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD लिख पाते हैं। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पहले है। आजकल AD की जगह CE या BC लिखा जाता है। BC का प्रयोग होता है, CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा का के लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट से है। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व, CE के लिए ईसवी तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों को प्रयोग किया है। तो ये अरब सागर हो गया, ये नीला वाला, और ये भारत का नक्शा है, ये ऊपर पाकिस्तान है और फिर अफगानिस्तान है। तो ये बोल रहे हैं कि मानचित्र कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा स्थल दिखाए गए हैं। तो ये हड़प्पा के स्थल हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। आरंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृति को जो काल बता रहे हैं। तो सिंध और चोलिस्तान, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है चोलिस्तान, और ये सिंध में बस्तियों की संख्या के संबंध में कुछ आंकड़े हैं। ये आंकड़े दे रहे हैं। बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 106, चोलिस्तान में 239, आरंभिक हड़प्पा स्थल में 52 और इसमें 37, विकसित हड़प्पा में 65, इसमें 136, नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ 43 और यहाँ पर 132, और त्याग दिए गए आरंभिक 29 और 33। इस तरीके से ये बस्तियों की बात कर रहा है। आरंभ कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ थीं तो जो अपनी विकसित अवस्था में थी, तथा इस संदर्भ में हमें कृषि और पशुपालन तथा कुछ विशिष्ट जानकारी के शिल्प के भी साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती हैं, उनमें से बड़े आकार की संरचना लगभग ना के बराबर होती हैं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलारा के जलाए जाने के संकेत हैं, तो कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा
सभ्यता के बीच क्रमभंग था। तो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कुछ संस्कृति रही थी, ठीक है, बाद में भी रही। आगे देखते हैं। मानचित्र 1 और 2 में देखा होगा, विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृति में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली शामिल है से भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। तो इस तरीके से ये बात हड़प्पा की हो रही है। आगे देखते हैं ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दानों में हड़प्पा स्थलों से जो गेहूँ, जौ, दाल, कभी कभी पूछ लेता है कि क्या क्या है, तो गेहूँ है हो गया, जौ हो गया, दाल, सफ़ेद चना, तिल भी हो गए, तिल महत्वपूर्ण है, ये तिल, गेहूँ, ये दाल, बाजरे के दाने स्थलों से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। तो इस तरीके से ये हड़प्पा स्थलों से मिली जानकारी हड्डियों के आधार पर ये बात कह रहे हैं। हड्डियों के आधार पर हड्डियाँ, मवेशियाँ, भेड़ बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलते हैं कि ऐसे ही जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे सूअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियाँ भी मिली हैं। हमें यह जानकारी मिलती है। ये स्थल हैं इसके कि कहाँ पे कौन कौन से स्थल मिले हैं और किस तरीके से यहाँ पे ये सारे स्थलों की चीज़ें हैं, ये स्थल हैं। आगे देखते हैं कि हम यह नहीं कह सकते जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं उन जानवरों को शिकार करते थे अथवा उन आर्किटेक्ट समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ मिली हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि इतनी जो चीज़ें मिली हैं, जानवरों की हड्डियाँ में हिरण की हड्डी मिली है और सूअरों की, घड़ियाल की। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इतिहासकार ये जानकारी नहीं हो पाई है कि वो किसी से खरीदते थे या फिर खुद उन्हें शिकार करके उनका भोजन करते थे या अन्य प्रयोग करते थे। आगे पॉइंट है, अगला टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? ये भी जानकारी अभी क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्व यह वेद मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हाँ, उनको जो है वृषभ के बारे में जानकारी थी और जब वृषभ था तो खेत भी जोते जाते थे, ये मान के चल रहे हैं। खेत जोतने की जानकारी, इनको जोतने की जानकारी थी, ऐसा मान के चल रहे हैं। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों से बनने वाली हरियाणा से मिट्टी के हल मिले हैं अस्तित्व। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगा यानी कि राजस्थान नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। तो ये कह रहे हैं साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों में बनवाली हरियाणा से मिट्टी के बने हल मिले हैं। तो बनवाली से क्या मिला? बनवाली से मिले हैं मिट्टी के हल और चोलिस्तान से और क्या मिला? कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य। आरंभिक हड़प्पा सब स्तरों से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरों को संपूर्ण पर काटते हुए विद्यमान है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों से बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर ये धातु के औजार का प्रयोग करते थे? ये क्वेश्चन मार्क है अभी। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोरतुगाई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कुएं से पानी प्राप्त किया है, तो ऐसा ही मान के चल रहा है। तो इस तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी है। और ये बात ये हो रही है कि किस तरीके से, किस प्रकार से, कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली, कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली, ये बात इस पूरे चैप्टर में हो रही है। आगे चलते हैं। ये कहने प्रयोग हेतु सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में जलाशयों का
प्रयोग संभवतः कृषि के जल संचय हेतु किया जाता था। तो धोलावीरा जो गुजरात में है वह जल संचयन की बात मिली है। जल संचयन यानी कि उसको जल को रखा जाता था संचित करके। ये औजार है। तो ये औजारों की बात की जा रही है कि आखिर में औजार कहाँ से कैसे प्राप्त हुए हैं। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है ये बात हो रही है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र। भोजन जो है भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में, तो ये सारी जानकारी यहाँ से मिल रही है हमें कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब्दल चक्कियाँ मिली हैं, बड़ी संख्या में मिली हैं और प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त सामग्री यहाँ से मिली है। ठीक है। और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि ये चक्कियों के सामान्यतः स्थल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में जमा कर रखा जाता था जिनसे जिन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा आदि के प्रयोग के लिए किया था। तो ये अब्दल चक्की के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि अब्दल चक्की आखिर में क्या होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थी। मैके खोजी गई वस्तु का तुलना आजकल की जिक्र है। तो आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, आगे चलेंगे। जो चैप्टर जो मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे, अब स्थलों को मोहनजोदड़ो स्थल को पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक्स, टेक केयर।